प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास सोनीपत, हरियाणा से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। ज्योतिष जैसा विषय और इसका हमारे जीवन में उपयोगिता इस वजह से सिर्फ इस वजह से हो जाती है, और ध्यान से समझिएगा कि हम अपने जीने में जैसे भी जी रहे हैं, इस गंभीर शास्त्र को समाहित करके जीवन को आगे बढ़ाएं, बस, बाकी और कुछ नहीं। और जब इस विषय से आपका पाला पड़ जाएगा, जब आप इसे समझने लगेंगे और जब इसका असर आपको प्रभावित करेगा अच्छाई के मामले में, तब आप चाहे कुछ भी करेंगे, इससे बिना पूछे नहीं करेंगे। राजा सभी बनना चाहते हैं, पर राज्य ज्योतिषी कोई नहीं रखना चाहता है। सबकी इच्छा है कि हम खूब धन कमा लें, खूब लग्जरी से जीवन युक्त होकर के रहे हमारा, हम कभी भी असफल ना हो, हम खूब धनवान, समाज में हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे, हम निरोगी काया को प्राप्त करें, हमारा दाम्पत्य बड़ा अच्छा रहे, हमारे बच्चों का भविष्य बड़ा उज्जवल रहे। ये सब जतन जो है वो पूरा जगत कर रहा है। पर बात जब मार्गदर्शक की होती है कि एक ऐसा मार्गदर्शक आपके जीवन में होना चाहिए, तो हम कई बार उस पे कहते हैं नहीं, विश्वास नहीं है, ये सब कुछ नहीं होता है। इस विषय पे आपको एक बड़ी गहरी बात बता दूं। ज्योतिष शास्त्र पे लगभग 20 मिलियन ग्रंथ लिखे गए होंगे। हमारा जो सनातन सिद्धांत है, ये 20 मिलियन 25 मिलियन ग्रंथ इसमें लिखे गए हैं। रामचरितमानस को उठा लीजिए, गीत गोविंद को उठा लीजिए, विनय पत्रिका को उठा लीजिए, ऐसे ग्रंथ। और एक एक ग्रंथों के अगर एक एक लेखक भी अगर होंगे, तो 25 मिलियन लोग सनातन में ऐसे हुए हैं जो महारत, जिनको विषय का विशारद कहा गया। इसमें कई बार तो हमारे ज्योतिष के रचनाकारों में श्रुतियों का स्थान इतना ऊंचा है कि वो परंपराओं से हमें प्राप्त हो जाती है, और उसका जो क्या बोलते हैं उसको कि रूपांतरण हमारे पास आया है। इन 25 मिलियन ग्रंथों में से मात्र 4% का आपने रूपांतरण किया है। तो सोचिए कि मात्र 4% में जब इतना ज्ञान भरा पड़ा है, तो अगर सबका रूपांतरण हो जाए या सब मिल जाएं, तो क्या होगा। इस वजह से हमारा शास्त्र कहा गया है, अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्ते सुकेवलम। कहा गया शास्त्र में, बाकी के सारे शास्त्र भले ही अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करें या ना करें, विवादों के विषय कभी हो सकता है, कभी उनमें कभी ये हाँ है, कभी वहाँ ना है, और ज्योतिष शास्त्र में कहीं कोई विवाद नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि इसको विवादित लोगों के गोद में कई बार बिठाया गया है। इस वजह से इसने पर्यावरण को, उस व्यक्ति ने अपनी गोद में रख करके इसको गंदा किया है। ज्योतिष जैसा विषय महान है, और ये भगवान के श्वास प्रश्वास हैं, ठाकुर जी के श्वास प्रश्वास है। कब प्रकट होंगे, कब करवट बदलेंगे, कब सोएंगे, कब जागेंगे, कब क्या करेंगे, वो सब, कब वनवास जाएंगे, कब युद्ध करेंगे, कब ग्रंथ निकाले जाएंगे, कब वेद को धरती पर उतारा जाएगा, सब कुछ इस ज्योतिष शास्त्र में ही इन सब का वर्णन आता है, जिसके आदि आचार्य भगवान स्वयं सूर्य हुए। विवस्वानः सूर्यो पितामहो व्यासः, है ना, सूर्य पितामह, सूर्य सबसे पहले इस प्राचीन विषय के आचार्य भगवान सूर्य हुए, जिन्होंने अपने अंश मात्र से मयासुर को ये विषय प्रदान किया था। मयासुर, मय नाम का राक्षस, वहीं से ये विद्या हमारी तक आई है। इस विषय का अगर आप समुचित तरीके से अध्ययन कर लें, तो आप कभी असफल नहीं हो सकते, या कभी भी आप गलत मार्ग पे जा नहीं सकते। ये कहा गया ना शास्त्र में, वेदस्य चक्षु कीलदम स्मृतम ज्योतिषम। ये वेदों को नेत्र देने वाला विषय है। इस वजह से इसकी बड़ी महिमा है, और कोई भी व्यक्ति अगर कोई ये कहे कि ये नहीं होता, तो निश्चित रूप से उसको वार भी नहीं मानने चाहिए, उसको सूर्योदय और सूर्यास्त भी नहीं मानने चाहिए, क्योंकि ये सब वहीं से आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, 5 मिनट इसमें समय निकल गया, पर ये बात आवश्यक है, कभी कभी मुझे ये बताना चाहिए। जन्म होता है जातक का, जिनकी कुंडली है ये
पूर्व में IAFS अधिकारी रहे हैं। बस इतनी ही बताऊंगा। और 2024 में इनका रिटायरमेंट हुआ। और ज़रा ध्यान से देखिए कि जितनी भी कुंडली में ग्रह बैठे हैं, जितने भी ग्रह हैं, जैसे केतु लग्न में अनुभव देते हैं, अगर भाव फल करते हैं तो कुंडली का फल कथन 2 से 3 तरीके का होता है, जिसमें जो नेचुरली आपको लोग मिल जाएंगे बहुत चलते फिरते, वो भाव फल करने वाले होंगे। स्पष्ट फल कथन करता बड़े कम है। तो मैं प्रारंभ जो करूं अगर इस कार्यक्रम का, तो भाव फल से अगर करूं और स्पष्ट फल से करूं, तो भाव फल में सबसे पहला कि जन्म कुंडली में पंचम भाव और नवम भाव, नवम भाव के स्वामी पंचम में, पंचम के स्वामी चतुर्थ में, दशम के स्वामी पंचम में, लग्न के स्वामी पंचम में, त्रिकोण तृतीय भाव के स्वामी तृतीय में। तो इस कुंडली का पंचम भाव बलवान हो गया। ये इतना बलवान है कि जितने भी अच्छे घटनाक्रम होंगे ये इन्हीं दशाओं में होंगे। या तो सूर्य में, चाहे संतान हो, चाहे नौकरी हो, चाहे प्रमोशन हो, चाहे नौकरी लगना हो, तो सूर्य में, शुक्र में, क्योंकि नौकरी भाव के स्वामी हैं। इस कुंडली का छठा भाव बड़ा बलवान बना, क्योंकि चंद्रमा उच्च के बैठे और शुक्र के साथ बैठ गए। लग्न के अधिपति पंचम में बैठ गए, ये अपने आप में केंद्र त्रिकोण हो गया, या फिर ये कह सकते हैं कि महान राजयोग स्वतः बन जाता है। उसके बाद नौकरी के लिए धन भाव के स्वामी का बलवान होना अत्यंत आवश्यक होता है, वो स्वग्रही बैठे थे। धनु लग्न की कुंडली के लिए चतुर्थ स्थान में मंगल बैठे थे, जो व्यक्ति को घर से दूर ले जाते हैं, और मीन राशि के बैठे थे, जो कई बार गलत निर्णय भी करवाते हैं। यहाँ पे जो भाव फल कथन अगर मैं कर रहा हूँ तो उसमें पंचम भाव सबसे ज़्यादा बलवान है, दूसरे नंबर पे शुक्र बलवान है और चंद्रमा, दोनों ये नौकरी देने में सहायता की है। जितनी भी कुंडली की बातें हैं, जैसे केंद्र त्रिकोण गो राहु स्थितः सतोषतः शुभाचांतर दशा तस्य राज्य कीर्ति प्रदा नृणाम। केंद्र के राहु अच्छे माने गए हैं और जन्म कुंडली में यहाँ बैठे हैं, तो दाम्पत्य में कई बार व्यक्ति थोड़े बहुत कुछ ऐसी चीज़ें करे, जैसे विवाह के बारे में, जहाँ उसको बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। अगर वो नहीं है तो कई बार व्यक्ति अपनी सीमाएं लांघता है ना। और यहाँ मंगल घर से दूरी लेके जाते हैं, पर अंततोगत्वा व्यक्ति को प्रेम घर पे ही मिलता है, या उसको जो उसका जड़ है वो उसके ज़मीन से जुड़ा रहता है। वो कभी भी चाहे कितना ही आगे बढ़ जाए, वो व्यक्ति कभी भी अपनी मूल जो अपना रूट है उसे छोड़ता त्यागता नहीं है। एक बात तो ये बन गई। तो इस कुंडली में अच्छी दशाएं कौन सी बनेंगी? लगभग सारी। शनि भी देंगे प्रमोशन, शुक्र भी देंगे नौकरी, सूर्य भी देंगे संतान, गुरु भी देंगे यश मान पद प्रतिष्ठा, और बुध भी देंगे कृतज्ञता देश और समाज के प्रति, अपना जो भाव है, अपना जो कर्तव्य है। और दूसरा कि ये सारे ग्रह पीछे अच्छे बीते हैं तो इनका अंतर भी अच्छा बीतेगा। ये सारे ग्रह पीछे अच्छे बीते हैं तो इनका अंतर भी आगे अच्छा बीतेगा। लग्न में केतु व्यक्ति को सबसे ज़्यादा व्यक्ति स्वयं पे काम करता है। वो दूसरों में गलती और कमज़ोरी नहीं देखना चाहता है, पर पहले अपनी कमज़ोरी और अपनी गलती पे फोकस बढ़ाना चाहता है। सदैव अनुशासन अपने बच्चों को सिखाना और पुत्र संतान का अधिक मालिक होना। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि सबसे ज़्यादा पंचम भाव बलवान है, पंचम भाव बली है, गुरु उच्च के ग्रह के साथ बैठे हैं। और एक अच्छी बात जो मैंने अभी हाल फिलहाल मैंने थोड़े दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी की कुंडली बनाई थी, जिसमें क्या बात कही थी कि गुरु और सूर्य जब संबंध बनाते हों, एक दूसरे के साथ बैठे हों, या एक दूसरे को देख रहे हों, या एक दूसरे से केंद्र में होते हों, तो व्यक्ति का चरित्र चिंतन अच्छा, वो समर्पित होता है और किसी को धोखा नहीं देता। समर्पित, धोखा नहीं देना। और जन्म कुंडली में शुक्र स्वग्रही है, मतलब प्रेम की भाषा समझने वाला है और प्रेम को सर्वोपरि मानता है। प्रेम से सारी बातें करना। अहमवादी नेचर भी होगा, थोड़ा घमंड, थोड़ा जो है वो रौब से पेश आना, और 1 से 2 बार सीधी बात करना, तीसरी बार में थोड़ी टेढ़ी बात करना। तो ये गुरु और सूर्य देते हैं। अगर ये सूर्य और गुरु एक साथ बैठे हैं और अगर यहाँ केतु की दृष्टि नहीं होती तो ये कुंडली को डिप्रेस कर देती, या ये कह सकते हैं कि फिर व्यक्ति भयंकर अभिमानी हो जाता, स्वाभिमानी नहीं अभिमानी, फिर ये गड़बड़ हो जाता। पर जरा ध्यान से देखें तो गुरु और सूर्य बैठे हैं और उनके आगे 2 शुभ ग्रह बैठे हैं,
और उन पे केतु की दृष्टि है, राहु की दृष्टि नहीं है। केतु की दृष्टि व्यक्ति को अनुभव देती है बहुत सारे विषयों का, बहुत सारे नियम का, बहुत उसके पास एक पुलिंदा है। और एक एक दिन जातक ने अपने जीवन में नए नए और अच्छे अच्छे अध्याय जोड़े हैं। ऐसा जन्म हुआ है उत्तरायण में, तो सारे के सारे शुभ ग्रह बलवान, गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा, इन सब के बलवान होने से कुंडली के सकारात्मक पक्षों में, स्वास्थ्य में, लाभ में, आयु में, प्रतिष्ठा में, दाम्पत्य में, माता पिता में, कई बार पिता की मृत्यु के बाद व्यक्ति की प्रगति और होती है। ऐसा भी शास्त्रकार लिखते हैं। यहाँ गुरु और सूर्य और बुध के कारण ये युति ऐसे ही ऐसा परिणाम देती है। उसके बाद बुधवार को जन्मे हैं और बुध जन्म कुंडली में पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव से बुध का संबंध व्यक्ति को वक्त पड़ने पर दिमाग काम पट्ट से करता है। अगर अकेले होते तो परेशान कर देते, लेकिन ग्रह के साथ हैं तो जो कृतज्ञता है, जो भगवान के प्रति भक्ति है, जो एक रिसर्चर जो माइंडसेट होता है, रिसर्च करने वाला, हर एक विषय को बहुत सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखने वाला, बहुत बारीक जो एक होता है ना, जैसे एकदम बिल्कुल छोटे स्तर पे जाकर के चीज़ों के बारे में बखिया उधेड़ना, तो ये इसी गुरु और बुध के कारण है। और व्यक्ति जो कृतज्ञ है वो इसी गुरु बुध के कारण है। जन्म हुआ बुधवार को, वारेस बुध हो गए और जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठ गए। केतु से दृष्ट होने के कारण अनुभव गम्य बातें करने वाला, शनि से दृष्ट होने के कारण तकनीक को समझने वाला, चंद्रमा से 12वें होने के कारण व्यय पे नियंत्रण रखने वाला। पर हाँ, जब समाज में प्रतिष्ठा की बात होगी, पांव जमाने की बात होगी, तो व्यक्ति फिर कंजूसी नहीं करे, फिर तो वो दूसरों को देने के लिए सदैव तत्पर रहे। और एक बात, समाज की आवश्यकता को समझने वाला होता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि जितना भी ब्रॉड माइंड के साथ व्यक्ति उतर रहा है, अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है, बिछ रहा है लोगों के लिए, गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, वो इसलिए क्योंकि गुरु और सूर्य एक साथ बैठे हैं। ये इतना उत्तम फल होगा इसका कि मतलब इसकी आप प्रशंसा में कई सारे लिख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि के चंद्रमा स्वास्थ्य को परेशान करते हैं, जहां व्यक्ति की दिनचर्या अनियमित होती है या कई बार सोना जागना, उठना बैठना उल्टा पुल्टा होता है। आप इसको ठीक कर सकते हैं या हम इस पे फोकस बढ़ा सकते हैं। शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि के चंद्रमा व्यक्ति से गलत निर्णय करवाते हैं, सीमाएं लंघवाते हैं। कई बार व्यक्ति प्रतियोगिता में सदैव ही रहता है। प्रतियोगिता में सदैव रहने के कारण प्रमोशन ठीक हो जाए या अपने काम पे फोकस बढ़ाने में जातक को इससे मदद मिल जाती है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ चंद्रमा एक अलग तरीके का भय भी देते हैं। ये भय कैसा? क्योंकि पापक हैं। और जन्म कुंडली में चंद्रमा कौन होते हैं? अष्टम भाव के स्वामी, छठे भाव में बैठे हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं। धनु लग्न की कुंडली के लिए शुक्र एकादशवें और छठवें भाव के स्वामी होकर के परम पापी ग्रह की भूमिका में आ जाते हैं। तो यहाँ पे अष्टम भाव का संबंध एकादशवें भाव के अधिपति के साथ छठे में हो गया। इसका अर्थ है कि एक तरफ ये चंद्रमा और शुक्र व्यक्ति को सुरक्षित भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, चंद्रमा और शुक्र, गुरु सूर्य और बुध का बल बढ़ा भी रहे हैं, सप्तम भाव का भी बल बढ़ा रहे हैं। पर विषम परिस्थितियां जो बनी हैं, जो स्वास्थ्य कमजोर है, जो पाचन तंत्र कमजोर है, जो आंखों की समस्या है, नेत्र जो समस्या परेशान करती है, जो कई बार हड्डियां परेशान करती हैं, जो हिप्स कई बार मचक जाए या अपने जगह से अपना सेंटर छोड़ दे, कंधे का दर्द हो जाए, पेट में परेशानी हो, गैस्ट्रिक बनती है, ये सारी चीज़ें इसी चंद्रमा और शुक्र के कारण बनती। पर कोई बड़ी गहरी बीमारी नहीं है। कोई बड़ी गहरी बीमारी इसलिए नहीं है क्योंकि रोग भाव बलवान है। अगर रोग भाव पे शनि मंगल राहु केतु की दृष्टि पड़ती तो व्यक्ति जीवन पर्यंत कहीं ना कहीं से परेशान होता रहता। पर चूंकि वहाँ पे दो शुभ ग्रह बैठे हैं और दोनों ही बढ़िया बैठे हैं, किसी पाप ग्रह का उनके ऊपर कोई असर नहीं। उनके ठीक पीछे 3 एनर्जी वाले ग्रह बैठे हैं इस कारण से, और ये भाव सुरक्षित हो रहा है। इस भाव के सुरक्षा से, यहाँ 2 ग्रह बैठने से और यहाँ इस भाव के स्वामी का जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में जाने से, और इस भाव नवमांश केंद्र खाली है, इस पे मैं थोड़ा चर्चा करूंगा आगे। पर मैं अभी फिलहाल यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ कि यहाँ जो चंद्रमा और शुक्र बैठे हैं वो व्यक्ति के विवाह को सुरक्षित कर रहे हैं। यहाँ विवाह असुरक्षित है। माता पिता भाई बहन थोड़े बहुत डिफरेंस में जाते हैं या कई बार वो नानुकुर करते हैं, और ऐसा करने की जो हिम्मत होती है वो इसी केंद्र के खाली होने के कारण होती है। तो जो केंद्र खाली है ये विवाह की असुरक्षा दिखाती है। यहाँ शुक्र और चंद्रमा इसकी सुरक्षा बढ़ा देते हैं।
यहाँ चंद्रमा, गुरु और शुक्र बैठे हैं। बहुत ध्यान से समझिए, कितना ऑथेंटिक अध्ययन होगा कि चंद्रमा, गुरु और शुक्र विवाह को तोड़ने में जरा भी विश्वास व्यक्ति नहीं करता। विवाह को कैसे चलाना है, उसको कितना प्रेम देना है, उसको कितना नर्चर करना है, उसमें कितनी एनर्जी डालनी है और संतुलन कितना बेहतर बना करके विवाह की नई ऊंचाइयां प्राप्त नित्य करने की स्थिति जो है वो इसी चंद्रमा और गुरु और शुक्र के कारण। इस कुंडली में जो सबसे अच्छी बात बनी है, जो विवाह को आगे ले जाएगी, वो यहाँ बनी है। विवाह की सुरक्षा यहाँ से हुई है, नौकरी पद प्रतिष्ठा यहाँ से मिली है, प्रमोशन यहाँ से मिला है, और दंभीपन ये यहाँ से मिला है, घर से दूर होना यहाँ से मिला है, और अनुभव यहाँ से मिला है। इतनी सारी चीज़ें। तो आगे बढ़ते हैं। और जन्म कुंडली में रोहिणी नक्षत्र ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र का जब व्यक्ति को करना चाहिए, चिरचीटे की जड़ गले में धारण करनी चाहिए। ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र से व्यक्ति को नित्य अपने आप को कम से कम 108 बार अपने आप को मंत्र स्नान करना चाहिए। मंत्र स्नान का अर्थ होता है आप सूर्य की रोशनी से स्नान करते हैं, भस्म स्नान करते हैं, गोमूत्र से स्नान करते हैं, गाय के गोबर से स्नान करते हैं, वैसे ही मंत्र से स्नान होता है। मंत्र से स्नान, मंत्र पढ़ना। भगवान ने विभूति योग में वर्णन किया है 10वें अध्याय में, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। जप करें, सबसे बढ़िया। जप करने का तो इतना शास्त्र में महिमा इतनी बताई गई है पुराणों में कि आप अगर जप कर रहे हैं तो आपको कोई ग्रंथ पढ़ना भी नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना है, कोई सारे ग्रंथ एक तरफ और सिर्फ जपना अलग। तो जप करना इस कुंडली में ये बात, नाम जप हो जाए या आप अपने गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं। इससे होता है कि नाम जप की प्रक्रिया से धीरे धीरे हमारा मनोराज्य शांत होता है, और जैसे जैसे आपका मनोराज्य शांत होता है, अवस्था के हिसाब से आपको अपने कर्तव्यों का बोध होता रहता है। बड़ी गहरी बात है। दुनिया की आधी समस्या तो सिर्फ इसी बात को लेकर के है, क्योंकि वो ब्रह्मचारी है और गृहस्थ का सुख भोगना चाहता है। गृहस्थ तो है, पर उसमें भी कई बार जो है वो उसको संभालने नहीं आता, या वहाँ पे वो व्याभिचारिता के प्रभाव से प्रभावित है, मतलब एक के प्रति समर्पित नहीं है। ब्रह्मचारी हैं तो ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं रख रहे, और उसके बाद जब गृहस्थ में आ गए तो एक के प्रति गृहस्थी नहीं है। वानप्रस्थ में जब जाना चाहिए तब तक गृहस्थी का मोह छोड़ नहीं रहा, और जब संन्यास होना चाहिए तब तक अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो निरंतर भगवान के नाम स्मरण से व्यक्ति को उसके अवस्था के कारण जो पुरुषार्थ चतुष्टय कहे गए हैं उसमें उसको समझ में आता है कि कब मुझे कौन सा काम करना है। तो वक्त के हिसाब से आपके प्रश्न बदल जाते हैं, और ये भगवान की बड़ी कृपा से ही हो पाता है। वन जब आ जाए 50 के बाद 51, 52, 53, तो आपको फिर वन की तरफ जाना चाहिए। वानप्रस्थ, गृहस्थ, जैसे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो इसमें जो वानप्रस्थ होता है वो सबसे कठिन होता है। इसमें तपस्या की जाती है। तपस्या गर्मी में आग जला करके, ठंडी में नदी के मध्य में, पर उतना तो होगा नहीं, पर फिर भी हम अपने विचारों पे नियंत्रण तो निश्चित रूप से रख सकते हैं। मतलब हम वानप्रस्थ में गृहस्थ का सुख नहीं भोगेंगे, और ब्रह्मचारी जब रहेंगे तब गृहस्थ का सुख नहीं भोगेंगे। क्योंकि जरा ध्यान से देखें तो वानप्रस्थ आपको संन्यास के निकट लेके जाता है, और आपको वहाँ से समझ में आता है कि जीवन का वस्तुतः वास्तविक अर्थ क्या है। तो यहाँ पे जन्म कुंडली में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, ओम ब्रह्मणे नमः, चिरचीटे की जड़ और भगवान के नामों का स्मरण, ओम ब्रह्मणे नमः। इसके साथ साथ गुरु दीक्षा सबसे ज़्यादा आवश्यक है। इसमें भी कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि गुरु दीक्षा किन से लिया जाए, किस से लिया जाए, क्योंकि आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं तो लगभग अक्सर लोगों से ये बात कहता हूँ कि गुरु कोई शरीर नहीं होता, गुरु मंत्र ही होता है। व्यक्ति विशेष और उसके शरीर से मोह नहीं, उसके मंत्रों से श्रद्धा, उसके मंत्रों में विश्वास। ऐसा सौभाग्य योग में जन्मे होने से, अब जरा ध्यान से देखिए कि अगर कुंडली को एक समझते हैं कि एक अच्छा पद प्राप्त किया और जितने भी ग्रह हैं उसमें आप LHS बराबर RHS कर रहे हैं। जैसे मैंने जब श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देखी थी तो उनकी कुंडली को मैंने प्रूफ किया था कि ये कुंडली कैसे सिद्ध हो गई, या कैसे इस कुंडली में कौन से ग्रह एनर्जी उतना डाल करके अपने अंदर बैठे थे जिससे व्यक्ति को ऊंचे शिखर पर ले जाकर स्थापित करते हैं। यहाँ भी मैं वही काम करने वाला हूँ, क्योंकि कुंडली में ग्रह सारे ही बलवान हैं, और
सारे ही ग्रहों के साथ साथ आप जरा देखिए तो जन्म हुआ है सौभाग्य योग में, सौभाग्यशाली है। वैश्य वर्ण और मनुष्य गण के कारण ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, आलस्य, प्रमाद, सारे गुण, भगवान राम 14 गुण और भगवान कृष्ण 16, 2 अंश उन्होंने छुपा लिए मर्यादा के कारण। पर सामान्यतः मनुष्य 16 गुणों से युक्त है। हाँ, मनुष्य 16 गुणों से युक्त है। इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, दया है, क्षमा है, परोपकार है, ईर्ष्या है, कुंठा है, प्रवृत्ति है, सब चीज़ है, मोह है, ममता है, आलस्य है, प्रमाद है, भयंकर सारे भरे पड़े हैं। और वो इसलिए क्योंकि मनुष्य गण है। तो गण का अर्थ होता है कि आप उससे प्रभावित हैं, राजसिक हैं, वैश्य वर्ण के हैं। तो वैश्य मतलब अपने घर को सजाना, और मनुष्य गण के कारण कि उसको प्राप्त करने के लिए लगभग कई बार क्रोध कर देना। तो ये जो सारी चीज़ें आ रही हैं वो मनुष्य गण के और वैश्य वर्ण के कारण आती हैं। लग्न का मान 6 अंश का है, जो व्यक्ति के उत्तरोत्तर वृद्धि का सूचक है। लग्न बना है मूल नक्षत्र का, और केतु लग्न में ही बने हैं। धनु राशि के अंतर्गत मूल नक्षत्र आता है। तो मूल नक्षत्र जो वस्तुतः व्यक्ति के, मैंने एक बात कार्यक्रम में कही थी, मूल नक्षत्र पे जब कार्यक्रम बनाया था, नक्षत्र वाले चैनल, मतलब जो मेरा मूल चैनल है, जिस पे मैंने मेन चैनल पे मैंने मूल नक्षत्र पे जब कार्यक्रम बनाया था, उसमें बात की थी कि आरंभ में आपको सिर्फ किसी भी तरीके से वहाँ पे अपनी एग्जिस्टेंस बना करके रखनी है, बस छोड़ना नहीं है, पाला पकड़ के रखिए। फिर तो ये आपको इतना आगे लेके चला जाए कि आपको ही अपने ऊपर विश्वास ना हो कि मेरे अंदर इतनी क्षमता थी कि मैं यहाँ तक पहुँच गया या इतना प्रसिद्ध हुआ। दुनिया देखी, लोगों को समझा, लोगों को दिमाग दिया, लोगों के बीच में प्रतिष्ठा पाया, ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो केतु के कारण आती हैं। क्योंकि मैंने केतु के बारे में एक और भी बात कही थी कि अनुभवों में जब सभी ग्रहों को अनुभव की आवश्यकता होती है तो वो केतु देव की तरफ देखते हैं। एग्जिस्टेंस नहीं है और नहीं होने के बावजूद जो आपको प्रभावित करता है वो अनुभवी है, उसका प्रभाव है। तो यहाँ पे केतु देव लग्न में बैठे थे, मूल नक्षत्र का लग्न, लग्न का नक्षत्र का स्वामी लग्न में बैठ गया और उसने लग्नेश को देखा है, सूर्य को देखा है। तो आत्मविश्वास में भी अनुभव जुड़ेगा, धर्म में भी अनुभव जुड़ेगा, विद्वता में भी विद्वान है, एकदम पारंगत है अनुभवों के बल पे, और धर्म में जुड़ा हुआ, धर्म से समाहित है, धर्म से सना हुआ है। तो ये केतु के कारण है। द्वितीय भाव बलवान, क्योंकि शनि हमेशा आगे भी परिणाम अच्छा देते रहेंगे। और इस कुंडली में अगर कोई कष्ट वाली बात होगी तो आगे एक शनि में मंगल वाली दशा कोई कमज़ोर हुई, एक शनि में राहु, ये सब नेचर के मतलब प्रकृति है इन ग्रहों की कि ये अपना काम अपनी दशाओं में थोड़ा बहुत कमज़ोर देते हैं। पर इस कुंडली में अभी बुध की दशा बाकी है, और इस बुध की दशा में आप ज़रा देखें तो संतति से थोड़ी दूरी रहती है, जहाँ वो अपने काम पे फोकस बढ़ा देते हैं। नवांश के बाद दशमांशा चक्र में बुध जो हैं वो पंचम भाव के स्वामी होकर के नवम में बैठे हैं और गुरु से दृष्ट हैं। शुक्र जिस भाव के स्वामी बुध जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति शुक्र 6ठे भाव में बैठा। यहाँ जरा देखेंगे, एक बड़ी अद्भुत बात है जो मैं आप लोगों को बताऊं। इस पर मैंने कार्यक्रम में भी बनाया, बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं, हर एक सिद्धांत सारे कार्यक्रम बने पड़े हैं। मेरे कार्यक्रम इसलिए नहीं चलते क्योंकि मुझे थंबनेल लिखना नहीं आता है, पर आप उसको देख करके देखें तो यहाँ मैंने एक सिद्धांत बताया था कि जब कोई भी दशमांशा चक्र के 6ठवें भाव का संबंध चतुर्थ भाव से हो जाए, नवम भाव से हो जाए, नवम भाव का संबंध 6ठवें भाव से हो जाए, तो ये व्यक्ति ऐसा जातक कभी भी उसका अधिकार सुरक्षित ही रहता है, उसकी सीट रिजर्व रहती है। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो जन्म कुंडली में नवम भाव के स्वामी पंचम में, और इस भाव का 10वां भाव बलवान है। भाग्य को बल कहाँ से मिलता है? भाग्य के तीसरे भाव से। तो भाग्य के तीसरे भाव से इस भाव का स्वामी कौन है? इस भाव का स्वामी स्वग्रही है, चंद्रमा के साथ है। और एक सिद्धांत मैंने अभी थोड़े दिन पहले बताया था जिसमें क्या बताई थी कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव का संबंध अगर जन्म कुंडली के 11वें भाव के साथ हो, या 11वें भाव का संबंध अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव के साथ चंद्रमा से हो जाए, या अष्टमेश स्वतः चंद्रमा हो, या तो चंद्रमा या सूर्य से हो जाए, तो ये महान राजयोग बना देते हैं। महान, ये सारे ग्रह तो एक तरफा परिणाम कर ही रहे थे, पर जो ग्रहों की युतियाँ बनी हैं और जो भावों का क्रमशः संबंध बन रहा है, ये और भी ज़्यादा व्यक्ति को श्रेष्ठ बना देते हैं। तो प्रूफ ही करूँगा
क्योंकि व्यक्ति पहले से अपने आप को अपने कर्म से, अपने कर्तव्य, अब जो भी चीज़ें हैं वो ग्रहों। अब मुझे इस कुंडली में सिर्फ इतना बताना है कि क्यों व्यक्ति ऊंचे पद पे गया और आगे कैसा सुख है। तो आगे अभी आएंगे बुध जो चल रहे हैं और जन्म कुंडली में वो पंचम भाव में बैठे हैं, केतु से दृष्ट हैं जो वात बनाते हैं। वात पित्त कफ थोड़ा बहुत नियंत्रित होता रहता है। यहाँ जब आप बुध को स्वास्थ्य के मामले में देखेंगे तो अरिष्ट चक्र में बुध जो हैं वो पंचम भाव के स्वामी होते हैं और पंचम में ही बैठे हैं, पर राहु और केतु से प्रभावित हैं। इस वजह से बुध की दशा में कई बार ऐसी चीज़ें बढ़ती घटती रहती हैं जिसको व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है। तो कई बार छोटी मोटी बीमारियां जैसे घुटने का दर्द हो जाए, पेट से संबंधित परेशानी हो जाए, आँखों से संबंधित परेशानी हो जाए, ऐसा। अब इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, फिर भी बुध की दशा में हमें सावधानी इस वजह से रखनी होगी क्योंकि अरिष्ट चक्र में बुध के ऊपर राहु केतु का प्रभाव है। अरिष्ट चक्र में अष्टम भाव के स्वामी होते हैं बुध और पंचम भाव में बैठे हैं, जो कई बार नाभि के क्षेत्र को परेशान करते हैं, है ना। उसके बाद जन्म कुंडली के अरिष्ट चक्र में गुरु के साथ शनि बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि आयु बड़ी लंबी हो जाती है। आयु के बारे में शास्त्रकार लिखते हैं केंद्रांश संख्याम त्रिगुणाम विधाय, ऐसे करके 4 लाइन का श्लोक आता है, जिसमें अष्टम भाव के स्वामी अगर स्थिर राशि में बैठे हों और लग्न के स्वामी अगर चर राशि में बैठे हैं, लग्नेश गुरु चर राशि में और अष्टम भाव के स्वामी स्थिर राशि में, तो इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति कम से कम अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होता है। चंद्रमा को कहा गया शास्त्र में आश्रित्य चंद्र से बला बलानी ग्रह प्रयक्षंत शुभा शुभानी। चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में बलवान होकर बैठे हैं और छठे भाव के चंद्रमा व्यक्ति को जीवट बनाते हैं, हारने नहीं देते। तो नौकरी जो मिली है 1,00,000% मैं ये गारंटी से कहता हूं कि वो सिर्फ शुक्र और चंद्रमा के कारण मिली है। दशाएं चाहे कुछ भी रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, दशाएं सपोर्ट करती हैं ग्रह योग को बढ़ाने में। योग है और दशा चल गई तो आनंद है, योग ही नहीं रहेगा तो दशा चल के क्या करे, बात है कि नहीं है। कुंडली में प्रधानमंत्री बनने के योग हैं और दशा चले जाए तो सहायता मिल जाए तो दशा में व्यक्ति आगे बढ़ जाए। सहायता करती हैं, पर यो सहायता इस वजह से नहीं कर सकती कि अगर योग ही नहीं है तो फिर दशाएं चल के क्या करेंगी। आपकी कुंडली में अगर ग्रह कमज़ोर बैठा है तो दशा क्या ही, गुरु की दशा क्या ही कर लेंगे, बुध की दशा क्या ही कर लेंगे। अगर ग्रह ही कमज़ोर बैठा है तो दशा चाहे कोई भी चले, नेचुरली शनि मंगल राहु केतु सबको परेशान करते हैं। इन्हीं पे ज्योतिषियों की दुकान टिकी रहती है। हाँ सही बोल रहा हूँ। ज्योतिषियों के पास लोग तभी जाते हैं जब जन्म कुंडली में शनि मंगल राहु केतु घूमते हैं। गुरु राहु, आज मैं 3 कुंडली देखा, मैंने 3 कुंडली 5-6 कुंडली जितनी भी देखी उसमें से 3 से 4 कुंडलियों में गुरु में राहु चल रहे थे और एक IFS अधिकारी की कुंडली देख रहा था दिन में, आज ही की बात है। कहाँ की कुंडली थी? पश्चिम बंगाल की कुंडली थी शायद। तो क्या बात कही कि दशा अच्छी चल जाए तो काम बन जाए, लेकिन कब? जब कुंडली में योग बने हों, तो कुंडली में अच्छे पद पे। मैंने छठे भाव के बारे में, चंद्रमा के बारे में क्या किया, ये एक ऐसा एक बिहेवियर दे देते हैं कि व्यक्ति कभी भी हारता नहीं है, वो कभी भी छोड़ता नहीं है, वो रगड़ करके रख देता है और प्रतियोगिता को बहुत मैत्री के साथ संभालने की कोशिश करता है। अब जैसे इस बात को समझना कि व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का कैसे स्वीकार करे, तो यहाँ पे चंद्रमा और शुक्र जैसे 2 सौम्य ग्रह बैठे हैं। मतलब कभी भी हावी होना है पर बहुत धीमे से नस को पकड़ना है। जैसे सपेरा कैसे सांप को पकड़ता है, जैसे कैसे नेवला नागराज को मार देता है, वैसे ही व्यक्ति परिस्थितियों पे भयंकर मजबूती से नियंत्रण रखने वाला होता है। ये जो डिप्लोमेसी होती है वो शुक्र और चंद्रमा के ही कारण है, जो व्यक्ति को ये दर्शाने को बता देती है कि हाँ हमें किस परिस्थिति का कैसे सामना करना है, और बहुत सॉफ्ट बिहेवियर के साथ। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई ऐसा ग्रह होता जो तेज तर रहा, जैसे मंगल या सूर्य या गुरु ही हो जाते, तो व्यक्ति कभी कभी बहुत तीव्र हावी होता और उसका कई बार उसके कारण नुकसान हो जाता। तो जो प्रमोशन में जो एक मिली है, जो आपके बड़े अधिकारियों से जो आपका संबंध एक बड़ा मॉइस्चर वाला बना, बढ़िया वाला, तो वो इस वजह से बना क्योंकि चंद्रमा और शुक्र आपकी कुंडली में वहाँ पे बहुत सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल करने वाला बना रहे थे। और जब लोगों के बीच में अपने अधिकारों की बात हुई और अपने पद की गरिमा को बनाए रखने की बात हुई, वहाँ पे गुरु सूर्य और बुध काम आ गए। जहाँ अनुशासन था वहाँ शनि काम आ रहे थे। और जो कहीं भी काम में थोड़ा बहुत डिले हुआ है, जहाँ कहीं भी आपको लगा है कि मैंने देर तक पारी खेली है
लंबी पारी खेली है और देर तक अपने आप को बना के रखा है, पकड़ के रखा है, उसमें शनि की तीसरी दृष्टि थी। इस वजह से व्यक्ति किसी चीज़ को आसानी से जाने नहीं देता, अपनी अवस्था के अंतिम अंतिम हिस्से तक व्यक्ति पारी खेलता रहता है। नौकरी में, लोगों को सिखाने में, अपनी उम्र को धत्ता बता करके व्यक्ति आगे बढ़ करके अपने उम्र को शून्य पे ला करके टिका देता है। मतलब उम्र से ज़्यादा काम कर देना, ये भी अच्छी बात है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुंडली में मैं मूलतया अब आगे की दशाओं पे थोड़ा ध्यान देना चाहता हूँ। जैसे बुध की दशा है और धनु लग्न की कुंडली के लिए बुध बाधकेश होते हैं। बुध बाधकेश होते हैं या सप्तम भाव बाधक होता है। सप्तम भाव में राहु बैठे हैं, तो जब कभी भी बुध की दशा में राहु, केतु और रोगेश शुक्र जो कि हैं, हालांकि अच्छे बैठे हैं, पर फिर भी यहाँ पे किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है और वो अष्टमेश के साथ युति में है। बुध की महादशा जो सप्तम भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में बैठे हैं, केतु से दृष्ट हैं, इस कुंडली के बाधकेश होते हैं, तो जीवन में या जीने में बाधाएं देंगे। यहाँ पर भी जो बुध होते हैं वो द्वितीय भाव के साथ साथ पंचम भाव के स्वामी हैं, राहु से दृष्ट हैं, इनके ऊपर शनि का भी प्रभाव है। तो बुध की महादशा में यहाँ राहु केतु और यहाँ बुध की महादशा में शनि, ये व्यक्ति को कई बार स्वास्थ्य में परेशान करेंगे। मतलब बुध की महादशा में एक सबसे पहले शुक्र, उसके बाद बुध की महादशा में केतु, ये 2031 के मई से शुरू होंगे। तो 2031 के मई में बुध में केतु और 2032 के मई में बुध में शुक्र, और उसके बाद एक परेशानी आएगी बुध में राहु 2038 में, और एक बुध में शनि वाली जो छोटे लेवल पे होगी। मतलब कुल मिलाकर के ये दशाएं हमें अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा सावधान होना होगा। साथ ही साथ ये बुध कैसे हैं, किस तरीके का परिणाम देंगे, इसको और भी नज़दीक से समझते हैं। ये बुध बैठे हैं गुरु और सूर्य के साथ पंचम भाव में, और बुध बालकपन की स्थिति में लेके जाते हैं जातक को। अगर बुढ़ापे में शुभ ग्रह की दशा चल जाए तो बहुत उत्तम है, पर बात क्या है कि वो गुरु, शुक्र और चंद्रमा आदि ग्रह नहीं हैं, वो बुध हैं जो बालकपन वाले ग्रह हैं, जो बालक है। तो बुढ़ापे की अवस्था में अगर बालक वाली दशा चल जाए तो गड़बड़ हो जाए, फिर व्यक्ति बालकपन में जाएगा, मतलब उसके बुढ़ापे में बालक का संयोग होगा, या उस बुढ़ापे की अवस्था में एक बालक का मन जागृत होगा, जो व्यक्ति अपने मन से कुछ समय अपने मन का काम करना चाहे। जैसे कई बार अवस्था के हिसाब से खेल लें, ऐसा खेल जो सूट ना करे, पर व्यक्ति खेले तो गिरे पड़े, कुल्हा मचक जाए, हड्डी टूट जाए, पैर की हड्डी टूट जाए, कुछ ऐसी चीज़ें करता दिखे जो बालक करते हैं, जो उस उम्र में सूट नहीं करता। और ऐसा करने के कारण बालकपन की स्थिति में कोई अगर रोकेगा तो व्यक्ति नहीं रुके, और घर में उसके कारण थोड़े बहुत मतभेद दिखाई देते हैं सामान्यतया बच्चों से। तो ये इतनी सारी स्थिति है। पर बाकी बुध की दशा, और अभी बुध की दशा है, मैंने त्रिशांसा चक्र में अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बुध पे राहु केतु का असर है, इस वजह से हमें उस दशा काल में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगर बुध की दशा को और ज़्यादा ठीक ले जाना चाहते हैं तो बुध की दशा में गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। उसके बाद बचकानी हरकतें नहीं करनी चाहिए, किसी को धन नहीं देना चाहिए, रोक करके रखें, अगर हो सके तो धन बचा करके रखें, या फिर बहुत सोच समझ करके व्यय करें। मित्र बहुत सावधानी से बनाएं, और बहुत ज़्यादा चिकनी बातों से अपने आप को बचा करके रखें। जो चिकनी चुपड़ी बात करते हो समाज में, ऐसे लोगों से अपने आप को बचाएं। उसके बाद गाय की सेवा करें। आपका बड़ा घर है, बड़ा जगह है, बड़ी आलीशान कोठी होगी, तो जैसा भी होगा उसमें छोटी सी गाय रखें, या गौशाला नित्य जाया करें। गौशाला में जा कर के स्वयं अपने हाथों से गाय का गोबर हटाएं। ठाकुर जी के मंदिर की सेवा करें, नित्य मंदिर का दर्शन करें, और भगवान के नामों का स्मरण करें। इस बुध की दशा में गणेश जी के चतुर्थी का व्रत किया जा सकता है, और नारायण कवच का नित्य पाठ किया जा सकता है। इसके साथ साथ गजेंद्र मोक्ष का भी पाठ किया जा सकता है। ये 2-3 चीज़ें। गाय को हरा चारा, इसके साथ बुध की दशा को और भी ज़्यादा बेहतर ले जाना चाहते हैं तो गाय को हरे मूंग भी खिलाने से बहुत लाभ होता है। हरा चारा, हरा मूंग रात भर भिगो दीजिए पानी में, उसके बाद सुबह ले जा करके गाय को लगातार खिलाइए। बुध की दशा में और भी चीज़ें ठीक करनी हो तो समुद्र का दर्शन निश्चित रूप से करना चाहिए, समुद्र के शिखर का दर्शन करना चाहिए, और जितना ज़्यादा हो सके बुध की दशा में लोगों के प्रति, समाज के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने दाम्पत्य के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने जिम्मेदारियों के प्रति कृतज्ञ हो जाइए। क्लियर है? कुछ योगा योग देख लेते हैं। तो 12वें भाव के स्वामी का चतुर्थ भाव में आना और राहु और केतु से केंद्र में होना, व्यक्ति अपने बल पे बहुत सारे काम करता है।
और कई बार तो ऐसे काम भी करता है जहाँ पे कई बार उस पद पे रहते हुए कोई दूसरा व्यक्ति ना कर पाए। दूसरा, धन भाव के स्वामी का तृतीय भाव में जाना और राहु से दृष्ट होना किसी भी अवस्था में व्यक्ति के कोई भी काम धन के लिए कभी नहीं रुके। व्यक्ति की तिकड़म, व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति का दिमाग ऐसा होगा कि बड़ा से बड़ा काम यूं चुटकी में हल हो जाए। भाग्य भाव के स्वामी का संबंध जन्म कुंडली के पंचम भाव से और केतु से दृष्ट होने के कारण व्यक्ति का धर्म सदैव जागृत होता है और वो अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से, अपनी मेहनत से भी, चलो ठीक है, सामान्यतः अगर आपको आपकी नौकरी 40% आपके मेहनत से मिली है तो 60% आपके पूर्वजों के आशीर्वाद से मिली है। और ऐसा क्यों? क्योंकि पंचम भाव में नवम भाव के स्वामी बैठे हैं, पंचम के कारक। एक सूत्र और भी है जो यहाँ पे याद रखना होगा। नवम भाव का संबंध जब कभी भी गुरु या सूर्य से हो जाए तो ये व्यक्ति को चिरंतन बना देते हैं, एक अच्छी खासी आयु प्राप्त हो जाती है। एक सूत्र यहाँ और याद रखना होगा। जन्म कुंडली के अष्टम भाव का संबंध जब कभी भी शुभ ग्रह के साथ होता है तो व्यक्ति की मृत्यु सुखद होती है। या जब जन्म कुंडली के छठा सातवां भाव बलवान होता है तो व्यक्ति देवलोक से आए, पितरलोक से आए या जहाँ से भी आए, मृत्यु तो सुखद ही होती है। यहाँ पे चर प्रकृति की राशि व्यक्ति की अष्टम भाव में बनी है, इस वजह से। और जन्म कुंडली में चंद्रमा जो बैठे हैं वो 17 अंश के बैठे हैं, तो यहाँ वो दूसरे दृष्टिकांड में जाएंगे। इसका अर्थ होगा कि वो जाएंगे कन्या राशि में, दृष्टिकांड चक्र में वो कन्या राशि में जाएंगे। इस आधार पर व्यक्ति की जो स्थिति है वो अगर सत्कर्म होगा तो ठीक है, अन्यथा फिर से वापस व्यक्ति को यहीं आना पड़ता है ना, ये बात भी समझना होगा। और चलते फिरते मृत्यु हो जाती है क्योंकि चर प्रकृति की राशि बनी है, तो घर से दूर, मूल जन्म स्थान से दूर मृत्यु होगी और चलते फिरते होगी। बेड रिडन व्यक्ति को नहीं होना पड़ता है। दशाओं में मैंने मारक दशा बुध के ऊपर चर्चा कर दी है। उसके बाद अगर और भी चीज़ें मैं मूलतया अगर और भी चीज़ अगर बताना चाहूँ तो एक बात और भी बताना चाहता हूँ। जैसे इस कुंडली में मारक तो मैंने बता दिया, बुध में राहु, बुध में शनि, बुध में केतु और शुक्र, ये मारक चलेंगे। वैसे धनु लग्न की कुंडली के लिए पापी ग्रह शुक्र होते हैं। मारक इस कुंडली के लिए, अगर मैं इस जो कुंडली अभी आपके सामने, इस कुंडली में अगर मारक की बात करूंगा तो राहु मारक होंगे। और कई बार मंगल में राहु का अंतर व्यक्ति को ऑपरेशन करवाए, पत्नी का गर्भधारण नष्ट करवाए, अबॉर्शन करवाता है, बहुत सारी चीज़ें कष्ट देता है। या इस युति के कारण या इस दृष्टि के कारण, मंगल की जो दृष्टि राहु पे है, ये ना मंगल राहु, या इस भाव के जो स्वामी हैं वो ऐसे ग्रह हैं बुध जो गुरु और सूर्य के साथ बैठे हैं, तो कई बार ऐसी चीज़ें जो होती हैं, पत्नी का गर्भधारण होता है वो नष्ट होता है, या व्यक्ति की पत्नी हाजिर जवाब, थोड़ी शंकालु या प्रेम को तवज्जो देने वाली, ऐसा वाला विचार रखने वाली होती है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं लग्न कुंडली में। अब मैं कुछ चीज़ें चंद्रमा से विभिन्न ग्रहों का संबंध बता दूं क्योंकि वो बड़ा मायने रखता है। चंद्रमा के साथ शुक्र को बैठना, एक साथ शुक्र का बैठ जाना व्यक्ति को बड़ा सुंदर और एकदम टिप टॉप में रहने वाला और लंबी आयु को भोगने वाला बनाते हैं और संपूर्ण जीवन व्यक्ति प्रेम करने में माहिर होता है। इसी चंद्रमा से द्वितीय घर में जो राहु होते हैं वो व्यक्ति को भ्रमित करते हैं और बहुत जल्दी किसी पे विश्वास करने वाला बना देते हैं। मतलब पद है पर फिर भी बचपना गया नहीं है। इसी चंद्रमा से 8वें घर में जो केतु बैठे हैं वो व्यक्ति को पेट का रोगी बनाते हैं, लेकिन भविष्य को देखने की व्यक्ति खूब जुगत लगाता है, फिर कोशिश करता है कि ये कर लूँ, ये भी जान लूँ, ये भी सोच लूँ, ये भी समझ लूँ, इसे भी जानना चाहिए। जैसे ज्योतिष हो जाए, तंत्र हो जाए, रत्न हो जाए, विद्या हो जाए, अध्ययन, बहुत सारी चीज़ें वो करना चाहता है। वो क्यों करना चाहता है? क्योंकि चंद्रमा से अष्टम भाव में केतु बैठे हैं। इसी चंद्रमा से 10वें घर में शनि व्यक्ति को पदासीन बनाते हैं और अनुशासित भी बनाते हैं। इसी चंद्रमा से 11वें घर के मंगल व्यक्ति को गर्भ धारण करने में गर्भ या संतान नष्ट भी होती है। हालांकि यहाँ पे व्यक्ति प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। इसी चंद्रमा से 12वें घर के गुरु व्यक्ति को जिद्दी, अपने जेब में पैसे भले न रहे पर बड़ा से बड़ा काम करने की हैसियत रखने वाला। इसी चंद्रमा से 12वें घर के सूर्य व्यक्ति को जिद्दी बनाते हैं, हठी बनाते हैं और कई बार महान जो राजयोग है, जो और भी ज़्यादा एक ऊंचा पद मिलना चाहिए था, और भी ज़्यादा एक बहुत लग्जरी, जो जिसको बोलते हैं ना कि जहाँ पर रिटायरमेंट हुआ उससे ज़्यादा और आगे बढ़कर के रिटायरमेंट होनी चाहिए थी, वो इस चंद्रमा और सूर्य के कारण बच गई या नहीं हुई। तो चंद्रमा के पीछे जब कभी भी सूर्य बैठ जाते हैं तो अच्छे से अच्छे महान राजयोगों की भी कुंडली में कमज़ोरी कर देते हैं। ये बड़ी गहरी बात है। इसी चंद्रमा से 12वें घर में बुध निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करते हैं। तो ऐसे आपकी कुंडली में बात हो गई। अगर दशाओं के बारे में चर्चा करेंगे तो सूर्य
जन्म कुंडली में व्यक्ति को अनुभवी बना रहे हैं अश्विनी नक्षत्र में बैठ करके, नक्षत्र की बात कर रहा हूँ। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में बैठ करके बड़ा व्यक्ति के जीवन को सॉफ्ट बना रहे हैं। मंगल जिस स्थिति में बैठे हैं उस आधार पर व्यक्ति की कुंडली डिप्लोमेसी को समझने वाली है। बुध जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर व्यक्ति को फैशन की समझ है, अनुभव बहुत अच्छा है, कैसे किसी के साथ डील करना है ये बुध देते हैं, हाजिर जवाबी। देवगुरु बृहस्पति जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर व्यक्ति के जीवन में धर्म समाहित होता है, दान पुण्य पूजा पाठ परोपकार। शुक्रदेव जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर व्यक्ति प्रतियोगिता को बहुत सॉफ्टली हैंडल करता है, परिस्थितियों को बहुत ऐसे पकड़ करके अपने पाले में कर लेना, विषम परिस्थिति को भी उठा करके अपने पक्ष में कर लेना, ये सब शुक्र के कारण हुआ है, नक्षत्र के कारण। शनिदेव जिस स्थिति में बैठे उसके आधार पर व्यक्ति आक्रामक हुआ है और जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत रूड बिहेवियर दिखा है वो इसी शनि के कारण दिखा है, प्रैक्टिकल बिहेवियर। राहु जन्म कुंडली में व्यक्ति को लेखक तो कभी कवि है, तो कभी ज्योतिषी है, तो कभी पत्रकार है, तो कभी वो गणित का महान विशेषज्ञ है, गणित बड़ा बढ़िया होता है ना, कैलकुलेशन, कैलकुलेटिव माइंडसेट का, तो ये राहु के कारण होता है। इतनी सारी चीज़ें हैं। दिन इस कुंडली के लिए गुरुवार और मंगलवार का अच्छा रहेगा। मित्रता तो अब बाकी ऐसी रही नहीं, पर इस हिसाब से मेष और सिंह राशि के जातकों से मैत्री कर सकते हैं। बुध की दशा में ना गाय की सेवा खूब करनी चाहिए और हो सके तो अब अपने आप को शहर से उठा करके गांव में लेके आइए, क्योंकि बुध वस्तुतः गांवों का ग्रह है। ये बात भी समझनी होगी। तो बुध हो गए। उसके बाद नक्षत्र में दान जो सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आप रोहिणी नक्षत्र में जरूर कुछ ना कुछ दान किया करिए। इसके साथ आपकी कुंडली में भवन जिसमें आप निवास कर सकते हैं, तो मीन मेष वृष उत्तर दिशा के मकान में रहना बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मांगलिक कृत्य इस कुंडली में अभी मांगलिक कृत्य की अगर बात करूं तो एक मांगलिक कृत्य का योग 2022 में बीता, एक 26 में आएगा और एक आएंगे 2032 में, एक 35 में। ये सब मतलब अच्छी अच्छी चीज़ों में या अच्छे अच्छे कामों में शरीक होने वाली स्थिति लेके जा रही है। अभी कोई रत्न वगैरह की मैं कोई आवश्यकता नहीं कहूँगा, एक नवग्रह कवच अगर हो सके तो वो धारण कर सकते हैं। बाकी अलग से इस कुंडली को किसी रत्न की आवश्यकता मुझे महसूस नहीं होती है। बाकी आपको अपनी इच्छा के हिसाब से जो पहनना है पहन सकते हैं। गुरु का रत्न इस कुंडली के लिए सर्वोत्तम हमेशा ही रहेगा। इसके साथ अगर नक्षत्र में कोई भी काम करना हो और भी ऐसे, तो अब की अवस्था के हिसाब से अश्वनी, रोहिणी, आर्द्रा और मृगशीरा, भरणी, श्रवण, ये सब नक्षत्र, हस्त, ये सब किसी भी काम को करने के लिए अच्छे हैं। आपकी कुंडली में गुरु मेष राशि में बैठे हैं, इस वजह से जब जब गुरु का अंतर प्रत्यंतर आए तो थोड़ा तीर्थ वगैरह कर लेना चाहिए। उसके बाद अनाज का दान निश्चित रूप से करना चाहिए। अमावस्या को चावल या मोटा अनाज, गेहूँ, मक्का, गेहूँ नहीं मक्का, ज्वार बाजरा आदि, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। इतना तो मैंने इतनी बात बताई है, और कुछ पूछना होगा आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।